हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें जो सेकंड यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की कंटिन्यूअसली रोजाना अपने एक लेक्चर को डील करेंगे, और ताकि आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक पढ़ाई जाएगी जो भी आपके सिलेबस में होगी। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमारे टॉपिक में जो सेकंड यूनिट है और उसमें जो सबसे पहली हेडिंग है ऑर्बिटल। लेकिन इससे पहले पढ़ने से पहले एक बात जान ले कि हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, खासकर जो पूर्वांचल के आसपास के जिले हैं, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर या जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में वो ऑब्जेक्टिव होगा। जब पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाता है यानी एमसीक्यू टाइप हो जाता है, तब वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा। आपको एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट पढ़ना होगा। बिना एक एक पॉइंट को पढ़े हुए आप आगे नहीं समझ सकते। रीजन होता है क्योंकि आपसे फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, या कॉमन साल्ट का जनरल फार्मूला क्या है। तो आप क्या करते हैं कि आप अगर रिटन होता है तो आप कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला नहीं जानते होंगे, तब भी आप क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और आप एक पेज 1.5 पेज जो भी आपका स्ट्रेंथ है वो आप लिख देते हैं। और क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाता है। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक मार्कशीट मिलती है और आपको उस पे ऑप्शन को फिल करना है। आपने जो ऑप्शन फिल किया वो सीधे कंप्यूटर में आपका स्कैन हो गया, वो आपको सीधे नंबर मिल गया। अब आपने अगर गलत ऑप्शन को चुना तो आपको 0 नंबर, अगर आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो आपको पूरा नंबर मिल गया 100%। तो इसीलिए वहां पे अगर आप गलत कर दिए तो आपका गलत हो गया। जबकि रिटन में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है कि एग्जामिनर की नजर से आप बच गए और आपको नंबर मिल जाए कुछ ना कुछ। तो इसीलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, ताकि किसी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है ये हम नहीं जानते। क्योंकि हमारे पास बस एक लास्ट ईयर का जो पेपर है वही पेपर है, उसी पैटर्न पे हम लोग देख सकते हैं। आप लोग अपने आसपास जो सीनियर होंगे उनसे मिलिएगा, पूछिएगा उनका परसेंटेज कितना है, उनको क्या डिफिकल्टीज हुई, तब आपको इस बात को समझ में थोड़ा सा आसानी होगी। चलते हैं, देखते हैं ऑर्बिटल क्या होता है। पहली टॉपिक हमारे सिलेबस की सेकंड यूनिट की ऑर्बिटल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ऑर्बिटल होता है बेसिकली ये एटम के न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशन रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर कोई भी 3 डायमेंशन रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर में, पूरा घर आपका है लेकिन आपका कोई एक पर्टिकुलर रूम होगा जहां पर अगर आप घर में हैं तो वहां पे आपके पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो आपका रूम है। आप तो उस वक्त किसी, जब मैं आपको खोजने गया तो आप उस रूम में ना होगी, आप हो सकता है कि आप किचन में हो, आप किसी और के रूम में हो, चले गए हो। लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा कहां पे है? जो आपका रूम है, जो आपका फेवरेट जगह है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जो फेवरेट जगह होती है, इलेक्ट्रॉन जहां पे सबसे ज्यादा पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? 3 डायमेंशन रीजन around the nucleus is called where probability of finding electron is maximum is called orbital। क्लियर हो गया? ऑर्बिटल किसे कहते हैं? कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत बड़ा रीजन है, तो अब किस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसी को ऑर्बिटल बोलेंगे। अब ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं।
कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। अब इस 4 टाइप में जो हमारे पास अगर हम लोग नाम लिखें, एक होता है हमारे पास s ऑर्बिटल, दूसरा होता है p ऑर्बिटल, तीसरा होता है हमारे पास d ऑर्बिटल और चौथा हमारे पास होता है f ऑर्बिटल। ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल है। अब इस चारों ऑर्बिटल के बारे में हमको एक एक बात पढ़नी है ताकि हमको कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। चलिए सबसे पहले देखते हैं s ऑर्बिटल के बारे में कि s ऑर्बिटल क्या होता है। देखिए पहली बात, s ऑर्बिटल को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये s सबशेल में होगा। तो इसका जो सबशेल कौन सा होगा? s सबशेल होगा। और s सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल का नंबर होता है वो ओनली 1 ऑर्बिटल, यानी s में कितने ऑर्बिटल होंगे? s सबशेल में सिर्फ 1 ऑर्बिटल। और अगर 1 ऑर्बिटल होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये हमारे पास इस सबशेल के बारे में है कि इसमें सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है, ओनली 1 ऑर्बिटल इस सबशेल में होता है और इसका हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसके शेप की बात करें तो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप इसका स्फेरिकल होता है। और अब यहां पे हमारे पास साइज ऑफ s ऑर्बिटल is directly proportional to n स्क्वायर। n स्क्वायर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर इसको बोलते हैं, उसके डायरेक्टली n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी n की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसकी जो साइज होगी वो उतनी बढ़ती चली जाती है। अगर s ऑर्बिटल की बात करूं तो मान लो इसका ये शेप है, स्फेरिकल हो गया। ये कहीं पे सेंटर में न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, यही तो है ना। अब हम लोग बात करें इसके अंदर तो अब यहाँ पे हमारे पास s ऑर्बिटल है और जो इसकी एनर्जी होती है अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ स्मॉल n। अगर n यानी अगर हम लोग बात करें कि n क्या होता है तो ये शेल नंबर होता है, शेल को डिफाइन करता है। तो यहां पे देखें जो एनर्जी है वो n की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ एनर्जी बढ़ती है और जो उसकी साइज होती है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि साइज ऑफ s ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये पहली बात। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमारे पास एक है 1s और 2s 3s। अब इसमें कौन सी किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? इसमें किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? तो देखा जाए सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे पास ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है। तो मैंने कहा कि n की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो हमारे पास जो s ऑर्बिटल की एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगी। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है इससे पहले ये n की वैल्यू को डिफाइन करता है। ये सब क्या है हमारे पास? ये n है। तो n की वैल्यू 3 वाली बड़ी है यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने s ऑर्बिटल के अंदर देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो s सबशेल होता है उसमें 1 ऑर्बिटल होता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, स्फेरिकल शेप होता है, साइज ऑफ s ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और एनर्जी इसके साथ कंटीन्यूअसली इंक्रीज करती है। ये हो गया हमारे पास s सबशेल या s ऑर्बिटल के बारे में। अब अगली बात करते हैं हम लोग p ऑर्बिटल के बारे में। आप लोग नोट डाउन कर ले इस बात को। अब देखते हैं p ऑर्बिटल के बारे में। ये हमारे पास p ऑर्बिटल है।
अब देखिए पी ऑर्बिटल के बारे में बात को समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने एस ऑर्बिटल को समझा था कि एस ऑर्बिटल होता क्या है। बेसिकली एस सबशेल में एस ऑर्बिटल पाया जाता था, ऐसे ही पी सबशेल के अंदर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो हम लोग बात करें फॉर पी सबशेल, अब पी सबशेल के अंदर कितने पी ऑर्बिटल होंगे इस बात को समझेंगे। जैसे मैंने लिखा था पीछे कि एस सबशेल में एक एस ऑर्बिटल होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है, इक्वल टू होता है 2l+1। क्या होता है? 2l+1। अब यहां पे आप नोट डाउन कर ले l की वैल्यू और यहां पे एक बना ले सबशेल। तो अगर हमारे पास एक l वैल्यू है तो ये 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f, ये हमारे पास है। तो यहां पे देखिए हम लोग p सबशेल के लिए बात कर रहे हैं, तो l की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 2 × 1 + 1 और 2 + 1 = 3 ऑर्बिटल। यानी अगर हम लोग बात करें कि p ऑर्बिटल यानी p सबशेल में कितने p ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 p ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल = 2 × 3 = 6। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। देखिए इसका जो शेप होता है, शेप डबल डंबल होता है, सॉरी डंबल है, डबल डंबल नहीं, डंबल। और डबल डंबल में 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब। देखो शेप ऐसा कुछ होता है। ये हमारे पास एक लोब और ये दूसरा लोब। दोनों लोब जहां पे आके मिलते हैं इस पॉइंट को, इसको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? नोड। तो जहां पे दोनों लोब आके मिलेंगे उसको बोलते हैं नोड। देखिए नोड के बारे में एक बात जान जाए कि जैसे ही आपने ऑर्बिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, वैसे ही जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है उसको नोड कहते हैं। यहां पे अगर बात करें नोड पे, तो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटी 0 है। यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, पाए जाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं, तभी तो उसको नोड बोलते हैं। तो इस तरीके से जो p ऑर्बिटल का शेप होता है वो डंबल लाइक होता है। और 2 लोग डंबल आपने देखा होगा, जिस जिम वगैरह करते हैं ना, इसको बॉडी वगैरह बनानी होती है, वो जिम का इस्तेमाल करते हैं, तो जिम में जाते हैं डंबल रखा होता है। कई लोग कहते हैं कि आज हमने 20 डंबल मारा, 10 डंबल मारा, 5 डंबल, जो भी है जिसकी अपनी जो स्ट्रेंथ है। तो वैसे ही 2 लोग होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि p सबशेल के अंदर की बात करते हैं। 2 लोग हो गया, नोड समझ गए आप लोग क्या होता है, और 3 ऑर्बिटल पाए गए। अब यहाँ पे जो ये तीनों लोग, तीनों ऑर्बिटल होते हैं ना, ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो लिखिए यहाँ पे बिटवीन 2p ऑर्बिटल द एंगल इज 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे इनका जो, अगर हम लोग बात करते हैं कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो x एक्सिस पे होता है, y पर भी होता है, z पर भी होता है। तो इसी एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसी को उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारे पास ये z एक्सिस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक ऑर्बिटल इस एक्सिस पे पाया गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा py, क्योंकि p एक्सिस पे है, सॉरी y एक्सिस पे है, इसीलिए इसको py। अब दूसरा वाला देखिए, ये हमारे पास हो गया px। तीसरा हमारे पास
ये हमारा पास pz पे है, इसीलिए इसका नाम pz है। अब तीनों एक्सिस के तीनों ऑर्बिटल के बीच में मैंने 2 लिखा है क्योंकि 2 ऑर्बिटल आपस में चेक करेंगे एंगल। तीनों ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास p ऑर्बिटल के बारे में कुछ बातें हैं। और आगे बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो n होता है, अगर n इंक्रीज करेगा, n इंक्रीज, देन एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ऊपर की तरफ एरो है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक ऑप्शन ले 4p, 3p, 2p। अब यहां पे देखिए ये n की वैल्यू है, हमने पीछे बात किया था, ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू 4 ज्यादा तो इसकी एनर्जी ज्यादा, सो इसकी एनर्जी का ऑर्डर ये। अब आपने देखा होगा मैंने 1s नहीं लिखा, सॉरी 1p नहीं लिखा है, तो 1p एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ये आप लोग इतना नोट डाउन कर ले। देखिए इसमें एक आता है नोड का वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो एरियल नोड कितना होता है, एंगुलर नोड कितना होता है, तो ये कोई बात नहीं, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। देखिए डी ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने एस के बारे में बात किया, पी के बारे में बात किया, तो अब देखें इन डी सबशेल, डी सबशेल के अंदर देखा जाए तो फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है 2l + 1। ये याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल इज इक्वल टू 2l + 1। अब यहां पर d के लिए l की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2, तो 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 5 ऑर्बिटल। ये हमारे पास है कितने ऑर्बिटल आ गए 5 ऑर्बिटल, यानी कि डी सबशेल के अंदर 5d ऑर्बिटल होंगे, यही तो है ना, डी सबशेल के अंदर 5d ऑर्बिटल होंगे। अब इतनी बात क्लियर हो गई तो थोड़ा आगे चलते हैं, इसके शेप के बारे में बात करते हैं। इसका जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है, डबल डंबल। ये पूछा गया है क्वेश्चन पिछले साल आपके पेपर में कि द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, और ऑप्शन में था स्फेरिकल, डबल डंबल, डंबल और कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है डबल डंबल। अब यहां पे देखिए डबल डंबल है और 5 ऑर्बिटल है, ये आपस में इसको किस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है उसके बारे में बात किया जाए तो देखो इसको dxy, dyz, dxz और एक होता है dx² - y² और dz²। ये हमारे पास है dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। ये कैसे इसका नाम लिखा गया है कि x और y एक्सिस पे है तो dxy, y और z पे है तो dyz, इस तरीके से उसका नाम लिखा गया। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका नाम हो गया, तो यहाँ पे एक चीज बड़ी कॉमन सी बात आती है कि जो हमारे पास क्वेश्चन जनरल सा बनता है कि क्या जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है सभी डी ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल है या उसमें कुछ कहीं पे कुछ गलती है या कहीं पे कुछ एरर है। तो अक्सर आप जब भी देखेंगे किसी अच्छी बुक में तो लिखा होगा कि द शेप ऑफ डी सब ऑर्बिटल इज ए डबल डंबल एक्सेप्ट dz², यानी जो dz² का शेप होता है वो डबल डंबल जैसा दिखता ही नहीं, वो कुछ और तरीके से दिखता है। तो उसका शेप देखिए हम लोग अभी बात करेंगे कैसा दिखता है, तो उसको में अगर एक्सेप्ट आता है यानी एक्सेप्शन कोई है डबल डंबल जैसा नहीं दिखता है तो वो dz² है। अब यहां पे देखिए इसके शेप को बनाए थोड़ा सा, ये हमारे पास डबल डंबल हो गया, इसी तरीके से डबल डंबल बनेगा, ये हो गया। दूसरा देखें, एक इस एक्सिस पे आया, एक इस एक्सिस पे, एक इस एक्सिस पे, ये दूसरा बन गया। तीसरा
तीसरा बन गया। चौथा देख लें, चौथा। अब आते हैं dz²। इसका देखें, इसका कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये आता है किसका किसका, ये देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो dx/y, ये y और सॉरी z और y, तो dyz, यहाँ पे x और z, तो dxz, ये x और ये y, तो हो गया dx² - y², क्योंकि यहाँ पे 2 बार x में आता है इसीलिए, और यहाँ पे ये दोनों dz। अब यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हमारे पास z एक्सिस है, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं कि जो z एक्सिस है वो बेसिकली ये वाला एक्सिस हमारा z एक्सिस होता था। लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से समझे कि हमारे पास ये इस तरीके का बनेगा, तो इसको इसी तरीके से बनाएंगे ना, ये इसी तरीके से, इसी को थोड़ा कर्व कर दो इस एक्सिस को, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। इसीलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या, ये जो dz² है इन चारों में से किसी से मैच कर रहा है इसका शेप? नहीं कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि डबल डंबल जैसा नहीं दिखता। होता क्या है कि इसके दोनों जो डंबल होते हैं, यानी एक डंबल ये, दूसरा डंबल ये, दोनों डंबल एक ही एक्सिस पे आते हैं, तो इसीलिए इसको दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। यानी dz² इसीलिए लिखा है कि दोनों डंबल z पर ही है, दोनों डंबल z पर ही है, इसीलिए इसका शेप कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये हमारे पास d ऑर्बिटल के बारे में, कुछ उसके सबसे शेप के बारे में है। अब नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 5 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, यहां पे 1d और 2d एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? अब दूसरी चीज, यहां पे इसकी जो एनर्जी होती है वही वाला ऑर्डर चलेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी अगर n की, तो हमारे पास d ऑर्बिटल की भी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। एनर्जी n जो होता है वो अगर वो इंक्रीज करेगा तो एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4d, 5d, 6d, तो n की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी एनर्जी का ऑर्डर भी बढ़ेगा। ये हमारे पास d ऑर्बिटल के बारे में है। अभी तक कोई भी बहुत ऐसी कोई चीज नहीं आई है कि आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो फिर भी एक बार देख लें कि d सबशेल में आप पहले निकाल लेंगे कितने ऑर्बिटल होते हैं। उसके लिए फार्मूला लिखा है 2l+1 का, उसके बाद आप l की वैल्यू 2 होती है d के लिए, आप मल्टीप्लाई करते 5 ऑर्बिटल होगा। आप इस शेप को एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद आपका शेप आप बनाना सीख जाएंगे, ताकि क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं बनाना होगा, लेकिन आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आगे बढ़ जिंदगी में जब भी अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं f ऑर्बिटल की, ताकि हमारा ऑर्बिटल का जो किस्सा है, यानी ऑर्बिटल वाला जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाए। ठीक है, नोट। अब देखते हैं f ऑर्बिटल के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे पहले f सबशेल की। किसकी? f सबशेल की। तो l की वैल्यू कितनी होती है f के लिए? 2 होती है। आप देख लीजिएगा, मैंने अभी पीछे यहाँ पे लिखा हुआ था, इरेज कर दिया, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे। तो अब मैक्सिमम ऑर्बिटल निकाला जाए, मैक्सिमम ऑर्बिटल तो हो जाएगा 2l+1 इक्वल टू 2 into 2, सॉरी यहाँ पे l की वैल्यू 3 होगी, 2 into 3 + 1 तो आ जाएगा 7 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होंगे? 7। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 into 2 यानी 14। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास आ गया। शेप कैसा होता है? इसका शेप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए इसको लिखते हैं कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं मिलता कि एग्जैक्ट कैसा होता है, इसीलिए कह दिया जाता है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने ऑर्बिटल के बारे में समझने की कोशिश करनी कि ऑर्बिटल क्या होता है। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, कैसे ऑर्बिटल के अंदर निकाला जाता है। कोई भी टॉपिक आपकी मिस नहीं होगी,
ये गारंटी है कि आपके सिलेबस में जो भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी है, वो आपको जरूर मिले। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।